नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भूस्खलन कारण तथा प्रभाव। वर्तमान में यह टॉपिक चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इस मानसून काल में जो भूस्खलन लैंड स्लाइड प्रोन एरियाज हैं उनमें काफ़ी भूस्खलन देखने को मिला, जिससे काफ़ी जान माल की हानि भी हुई, जिस कारण यह चर्चा का विषय बना। यह टॉपिक हमारे जीएस पार्ट 1 के भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यह जीएस 3 के जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसके अंतर्गत भी आता है। तो इस टॉपिक को हम आज एक विश्लेषणात्मक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि भूस्खलन होता क्या है, इसके कारण कौन कौन से हैं, कि यह किन किन कारणों से होता है तथा इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, और इन सब के अतिरिक्त हम एक समाधान देने का भी प्रयास करेंगे, जो कि लैंडस्लाइड के माध्यम से हो रही एक बड़े स्तर पर हानि, उसको समझने के बाद एक संतुलित समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को विश्लेषणात्मक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यह सहायक सिद्ध हो सके। वर्तमान में कई इस प्रकार की खबरें आपने न्यूज़पेपर इत्यादि में देखी होंगी, जिसमें लैंडस्लाइड के माध्यम से कई बार जान माल की जो क्षति है वह लगातार होती रही है। यह उत्तराखंड की एक खबर छपी है, जो हाल ही में देखने को मिली। ये देखिए खबर, ये जो 12 जुलाई 2023 की ये खबर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इस जो पर्वतीय एरिया है इस क्षेत्र से किस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ है, और काफ़ी जो ये घर हैं इनको नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार का जो इस तरह से रास्ता जाता था अब पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से एक भयावह दृश्य से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए इसी करंट के मुद्दे को देखते हुए इसी के रेफरेंस में हम लैंडस्लाइड के स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कवर करते हैं, जिससे कि हमारी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकें। सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि भूस्खलन है क्या। भूस्खलन से हमारा यह तात्पर्य है कि कोई भी ऊंचाई पर स्थित एक स्थलाकृति, जैसे इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपने देखी होंगी कि यहाँ पे पर्वत, फिर उसके बाद ये गिरिपदीय क्षेत्र पाए जाते हैं। गिरिपदीय क्षेत्र, इधर मैदानी हिस्से पाए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, जो ऊंचाई से यानी कि पर्वतों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा, चट्टान तथा वृक्ष इत्यादि जो होते हैं वह ऊंचाई से यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से गिरिपदीय क्षेत्रों की ओर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा, चट्टान तथा वृक्ष जो है वह नीचे की ओर फ्लो करते हैं। उनका जो संचलन होता है वह ऊपर से नीचे की ओर होता है। उसी को हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मृदा, चट्टानें तथा वृक्ष इत्यादि पर्वतों के
ऊपरी हिस्सों से निचले हिस्सों में जब उनका आगमन होता है, वे सरकते हैं या टूट कर गिरते हैं, या फिर वह अत्यधिक जल वृष्टि के कारण बहाव के माध्यम से आते हैं, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन को हमने आसान भाषा में समझा कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, यानी कि ऊपर से नीचे खींचने में जो बल लगता है, उसके प्रभाव से मृदा, चट्टान, वृक्ष इत्यादि जो पर्वतीय क्षेत्रों पर स्थित होते हैं, वह नीचे की ओर गिरपदीय क्षेत्रों की ओर जब सरकते हैं या उनका जो फ्लो होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन को इंडिया के इस मैप पर हम कुछ क्षेत्रों को दे सकते हैं कि कौन से क्षेत्र जो लैंडस्लाइड जो जोन है, लैंडस्लाइड के जो संभावित जोन है उसमें आते हैं। तो ये मानचित्र में हम देखते हैं कि ये उत्तरी भारत का हिस्सा जो हिमालयी प्रदेश है, इस प्रकार हम देखते हैं यह जो लैंडस्लाइड की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। और इधर नॉर्थ ईस्ट का जो हिली रीजन है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण जो भारत है, मध्य भारत और इधर का जो उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, यह लैंडस्लाइड से मुक्त है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी घाट का ये सह्याद्री पर्वत इत्यादि का ये जो रीजन है, नीलगिरी का रीजन, यह लैंडस्लाइड की दृष्टि से भी कुछ हद तक इन क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वह देखी जाती रही हैं। तो इस मैप पर हमने लैंडस्लाइड के जो जोन हैं उनको देखने का प्रयास किया। यहाँ जो इंडेक्स है, इसके माध्यम से भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो कलर है यह वेरी हाई जो हजार्ड है उसको प्रदर्शित कर रहा है। जो हम इस साइड में देख रहे हैं, कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश की साइड में जो ये रीजन है, यह जो लैंडस्लाइड की दृष्टि से है काफ़ी जो संवेदनशील एरिया है। इसके अतिरिक्त यह कलर वेरी हाई हजार्ड को दर्शा रहा है, जो उत्तराखंड तथा ये हिमाचल प्रदेश का जो हिली रीजन है, यह इन क्षेत्रों में आए दिन लगातार जो लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी जाती रही हैं। इसके अतिरिक्त यह मॉडरेट लेवल का जो एरिया है उसके अंतर्गत ये जो निचले क्षेत्र हैं, हिमालय के जो शिवालिक हिमालय श्रेणी के जो निचले क्षेत्र हैं उनको इनमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी घाट हमारा है उसको भी इसी मॉडरेट लेवल का जो खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जो एकदम से बर्फीली चोटियां जहां होती हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान, यह लैंडस्लाइड की दृष्टि से जो बहुत ही कम खतरे वाले जगह होते हैं, क्योंकि ये बर्फ की चोटियों से ढके होते हैं। इनमें एवलांचेज यानी कि जो बर्फ की आंधियां होती है वो तो आती है, परंतु लैंडस्लाइड की घटनाएं कम देखी जाती है। इसके अलावा जो संपूर्ण मध्य भारत है, ये वाला क्षेत्र लैंडस्लाइड की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित है। तो इस मैप पर लैंडस्लाइड पोर्न जो एरिया है, जो उसके संभावित क्षेत्र हैं, उसको हमने देखने का प्रयास किया। अब लैंडस्लाइड प्रोन जोन को देखने के बाद हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि जो भूस्खलन है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देखने का प्रयास करते हैं भूभौतिकी कारण। भूभौतिकी जो कारण है इसके अंतर्गत भू आकृतिक कारण को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भू आकृतिक कारणों में जो स्थलाकृति है उसकी जो ढलान है यह किस प्रकार की है। यह ढलान तीव्र है, यानी कि इस तरह की है, या यह ढलान स्लोप है। तो यह काफ़ी मैटर करता है भूस्खलन में। यदि ढलान जो है वह तीव्र होगी तो भूस्खलन की घटना अत्यधिक मात्रा में देखी जाएगी। यदि ढलान जो है वह लो होगी तो भूस्खलन की घटना जो है वह कम होगी। तो स्थलाकृति जो है वह भूस्खलन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त भू आकृतिक कारणों में हम चट्टानों
चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति को इसमें सम्मिलित करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं, मृदा होती है, उसकी प्रकृति भूस्खलन में पर्याप्त भूमिका निभाती है। यदि जो मृदा होगी वह ढीली होगी, चट्टानें ढीली होंगी, तो भूस्खलन की घटना की जो संभावना होगी वह अत्यधिक बढ़ जाएगी। यदि चट्टानें कठोर, मिट्टी कठोर संगठित होगी तो भूस्खलन की घटना कम देखी जाएगी। भू आकृतिक कारणों को समझने के बाद अब हम भूवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। भूवैज्ञानिक जो कारण है उसमें हम मुख्य रूप से अपरदन, अपक्षय, इसके अलावा भूकंप तथा ज्वालामुखी इत्यादि कारणों को भूवैज्ञानिक कारणों में देख सकते हैं। इसमें यदि अपरदन होगा पर्याप्त मात्रा में तो जो मृदा का कटाव है वह बढ़ेगा और वह कटकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की तरफ आएगा, और अपरदन होने से वृक्षों की जो पकड़ होगी वह ढीली पड़ती जाएगी और चट्टानें मृदा के साथ साथ नीचे आएंगी, जिससे भारी क्षति होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तो भूवैज्ञानिक कारण में हमने अपरदन, अपक्षय और भूकंप देखा। भूकंप के माध्यम से हलचल जब होगी तो संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र जो रहेगा, यदि ढीली चट्टानें रहेंगी तो वह आसानी से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊंचे क्षेत्रों से नीचे की ओर ढकेलती हुई चली आएंगी। और ज्वालामुखी की क्रिया भी भूकंप से ही संबंधित है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से भूकंप की क्रिया होती है, जिससे भूस्खलन की संभावना जो है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। तो भूवैज्ञानिक कारण को हमने समझा कि किस प्रकार से यह भूस्खलन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब आते हैं हम भौतिक कारण कि जो भौतिक कारण है किस प्रकार से भूस्खलन के जनन में अपनी भूमिका निभाते हैं। भौतिक कारण में हम सर्वप्रथम देखते हैं वर्षा को। भौतिक कारणों में वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके माध्यम से भूस्खलन की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जो वर्षा वाले, अत्यधिक वर्षा वाले हिली रीजन होते हैं, इनमें वर्षा के कारण जो ऊपर जमी हुई जो मिट्टियां होती हैं वह ढीली पड़ जाती हैं और यह एक फ्लो के रूप में ऊपर से जो है वह नीचे की ओर बहने लगती हैं और नीचे की ओर आने के क्रम में अपने साथ बड़े बड़े चट्टान, वृक्ष आदि को साथ लाती हैं, जो अत्यधिक क्षतिपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो भौतिक कारण में हमने देखा। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित कारण, जो वर्तमान में अत्यधिक चर्चा का विषय बना रहा, तथा जो मानवीय कारण एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज है, यह अत्यधिक जो बड़े रीजन में, ह्यूज एरिया में यह अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण भूस्खलन की जो इंटेंसिटी है तथा उसकी जो बारंबारता है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। एंथ्रोपोजेनिक जो कॉजेज है इसमें विकास परियोजनाएं, इसमें विकास परियोजना और इसके अतिरिक्त जो अनियोजित जो पसाव है, नगरीकरण, इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण, इत्यादि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, यह भूस्खलन की प्रक्रिया में अत्यधिक भूमिका निभाती हैं तथा उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हद तक एक उत्प्रेरक की भूमिका में देखी जाती हैं। वर्तमान में जैसे कि जो जोशीमठ इत्यादि की समस्या अभी हमने हाल ही में देखी कि किस प्रकार से एक फंसाव की स्थिति देखी जा रही है, घरों में दरार की स्थिति, सड़कों पर दरार की स्थिति देखी जा रही है, जो कि अनियोजित विकास परियोजनाओं
का ही जो कारण है वह देखने में सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो तरह तरह की परियोजनाएं, जैसे कि वर्तमान में चर्चा में रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चार धाम परियोजना, जो कि इस परियोजना को भूस्खलन के वर्तमान कारकों के रूप में अत्यधिक दोषी करार दिया जाता रहा है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह परियोजना इस क्षेत्रों जो हिली एरिया है इसमें भूस्खलन की जो बारंबारता है उसकी वृद्धि में पर्याप्त भूमिका निभा रही है। तो इस प्रकार भूस्खलन के कारणों में हमने भूआकृतिक कारण, भूवैज्ञानिक कारण तथा भौतिक कारणों के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण मानवीय कारणों को देखा और समझा कि किस प्रकार से यह भूस्खलन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। अब भूस्खलन के कुछ प्रकार हैं जिन्हें हम समझने लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि फाल या भूस्खलन के प्रकारों में अत्यधिक महत्वपूर्ण, इसमें देखा जाता है कि ऊंचे जो हिली रीजन है इससे मलबा जो है वह डायरेक्ट गिरकर नीचे चला आता है, और यह जो है यह अत्यधिक जो खड़ा ढाल होता है या जो ढाल होता है वो जिसकी जो प्रवणता या ग्रेडियंट होता है वह अत्यधिक तीव्र होता है, जिसमें अत्यधिक वेग के साथ जो मलबा है वह नीचे गिरता है, जिसे हम फाल के रूप में जानते हैं। जैसे वाटरफॉल होता है तो वह एक सीधी रेखा के सहारे जल गिरता है, उसी प्रकार से यह भी होता है। एक खड़े ढाल से सीधे जो मलबा होता है वह सीधे पलट कर नीचे चला आता है। इसके अतिरिक्त टोपेल जो होता है, टोपेल मीन्स मतलब लुढ़कना होता है। जैसे कुछ चट्टानें होती हैं वह लुढ़कती लुढ़कती जो नीचे गिरपदी क्षेत्रों में चली जाती हैं, जिससे कि व्यापक जान माल की हानि होती है, और यह एक लैंडस्लाइड का ही जो प्रकार माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्लाइड देखा जाता है। स्लाइड जो कम ढाल वाले जो हिली रीजन होते हैं उनमें इस प्रकार की जो लैंडस्लाइड है उस वह देखने को मिलती है। इसमें जैसे रेन की वजह से, अत्यधिक वर्षा की वजह से मिट्टियों की पकड़ जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है और उनमें एक फिसलन आती है, जिससे उनमें एक बहाव की स्थिति देखी जाती है और वह एकदम से एक दूसरे के ऊपर सीढ़ियों के आकार से होती हुई नीचे की ओर खिसकती हैं, जिसके अनुसार से जो गिरपदी क्षेत्रों में जो मानवीय बसाए होते है उनमें पर्याप्त हानि या उनकी क्षति देखी जाती है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड के प्रकार हैं उसमें हम देखते हैं स्प्रेड। इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वह जो हमने देखा कि अलग अलग जो कारक हैं भूस्खलन के, उनमें जो भू आकृतिक या जो भूवैज्ञानिक कारक हैं उनमें देखा कि भूकंप इत्यादि के माध्यम से किस प्रकार से भूस्खलन होते हैं। तो भूकंप इत्यादि के माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें विस्तार होने लगता है, यानी कि वह फैलता है और फैलने के क्रम में उसकी पकड़ ढीली होती है और वह एक लैंडस्लाइड का रूप ले लेता है और अत्यधिक मात्रा में जो बसाव क्षेत्र है वहाँ पहुँचकर और क्षति पहुँचाता है। तो स्प्रेड जो होता है वह भूकंप इत्यादि के माध्यम से जो पहाड़ी एरिया होता है, हिली रीजन होता है, उसमें फैलाव होता है और वह लैंडस्लाइड का रूप ले लेता है। इसके अतिरिक्त जो भूस्खलन है उसका एक रूप फ्लो है, जिसमें हम देखते हैं फ्लो के भी कई प्रकार होते हैं, जिसे हम एडवांस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, परंतु यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं। फ्लो में हम देखते हैं कि जैसे अत्यधिक मात्रा में अगर रेन हो जाए, बरसात हो जाए, तो जो मिट्टियों की पकड़ होती है वह अत्यधिक ढीली हो जाती है और ढीली होने के कारण वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तीव्र गति से बहती है और बहने के क्रम में वह अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों, बड़े बड़े वृक्षों इत्यादि को सम्मिलित कर लेती है और बसाव के क्षेत्रों में आकर उनका निक्षेपण करती है, जिसके क्रम में पर्याप्त क्षति होती है। तो इस प्रकार हमने भूस्खलन के प्रकारों को अच्छे से देखा, उन्हें समझा। यदि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म न समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। भूस्खलन जो है वह वर्तमान में जो भूस्खलन प्रोन जोन है उनमें काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इससे काफ़ी धन की क्षति हो रही है, लोगों की क्षति हो रही है, जो कि काफ़ी
जो चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु यह चिंता का विषय मानवीय कारणों के माध्यम से ही उत्पन्न हुआ है। तो जो भूस्खलन होता है उससे उत्पन्न कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिसे हम देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उनमें से सर्वप्रमुख है पारिस्थितिकी असंतुलन। भूस्खलन की प्रक्रिया के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जो पादप होते हैं, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, उनकी क्षति होती है, उनका विनाश होता है। एक बड़े दायरे में उनकी जो क्षति होती है वह पारिस्थितिकी असंतुलन को उत्पन्न कर सकती है। इन कारणों से उत्पन्न हुआ पारिस्थितिकी असंतुलन कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसमें पुनः साम्यावस्था लाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि मौसम में परिवर्तन, क्लाइमेट में चेंज इत्यादि इत्यादि। तो जो पारिस्थितिकी असंतुलन है यह अत्यधिक गंभीर स्थिति है जो कि लैंडस्लाइड से इसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा विकास बनाम पर्यावरण, यह काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा कि जो विकास है और जो पर्यावरण है उसमें संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि देखा गया कि कई विकास परियोजनाओं के माध्यम से ही उन्हीं के कारण कई लैंडस्लाइड, कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं को देखा गया जिससे व्यापक रूप में जान माल की हानि हुई। तो विकास परियोजनाओं और पर्यावरण में किस प्रकार से तालमेल बैठाया जाए, उनमें किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाए, यह भी एक चर्चा का विषय है और एक चिंता का विषय है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड है उससे पर्याप्त जान माल की हानि होती है जिससे अर्थव्यवस्था को, मानव संसाधन को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो इससे संबंधित कुछ चुनौतियां थी जिसे हमने देखा। अब चलते हैं लैंडस्लाइड से संबंधित कुछ समाधानों को हम देखने का प्रयास करते हैं जिसे हम अपने उत्तरों में लिख सकें। इसमें सर्वप्रथम यह समाधान हो सकता है कि भूस्खलन संभावित जो क्षेत्र हैं उनकी पहचान की जाए। इस पहचान के दौरान जो जीआईएस, ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इनका उपयोग किया जाए। जो रिमोट सेंसेस सैटेलाइट होते हैं उनका उपयोग किया जाए, उनके माध्यम से मानचित्रण इनका किया जाए, मैपिंग किया जाए। जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन हैं उनकी पहचान की जाए जिसके माध्यम से कई बचावकारी जो नीतियां हैं उनको इन क्षेत्रों में संचालित किया जाए। इसका महत्व तो इसलिए है कि यदि उन क्षेत्रों का ही पता नहीं रहेगा कि किस क्षेत्र, किस लेवल पर संभावित क्षेत्र है भूस्खलन की दृष्टि से, तो तैयारियां करने में, क्षमता निर्माण करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में काफ़ी समस्या होगी। यदि एक हमारे पास मतलब कि लेआउट रहेगा, एक मैप रहेगा कि मैप में किस स्थान पर, किस लेवल पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो उसी लेवल पर जाकर हम जो पॉलिसीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की जो पहचान है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें टेक्नोलॉजी जो वर्तमान में जीआईएस सिस्टम हमारे हैं, जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट हैं उनकी सहायता ली जा सकती है, उनके माध्यम से मैपिंग की जा सकती है। इसके अलावा जो ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो निर्धारित किए जाएंगे, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाना चाहिए। यह कैपेसिटी बिल्डिंग एनजीओज के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से तथा कैंपेनों आदि के माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि लैंडस्लाइड से पहले, लैंडस्लाइड के दौरान तथा लैंडस्लाइड के बाद किस प्रकार की एक्टिविटी करें या किस प्रकार की एक्टिविटी ना करें। इस प्रकार की क्षमता का निर्माण किया जाए। इसके अलावा जो संभावित क्षेत्र रहेंगे उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज, उसमें कुछ बचावकारी जो यंत्र, उसमें बचावकारी सुविधाओं की भी उपस्थिति जो है वह प्रचुर मात्रा में की जाए ताकि जो क्षति की मात्रा है उसको कम किया जाए, उसमें मिटिगेशन लाया जाए। इसके अलावा समाधान के क्रम में हमारा जो वार्निंग सिस्टम है यानी कि अर्ली वार्निंग
सिस्टम जो है उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए। संभावित जो क्षेत्र हैं उनमें लैंडस्लाइड आने से पहले लैंडस्लाइड की संभावना जैसे जैसे यदि दिखिए तो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वह उस संपूर्ण क्षेत्र में तेजी से काम करे, जिससे बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा सके और लोग जो है वह सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। तो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है वह लैंडस्लाइड प्रोन जो जोन है उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ संरचनात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे संरचनात्मक जो ढांचे बनाए जाने चाहिए जो लैंडस्लाइड की दृष्टि से सुभेद्य ना हो, लैंडस्लाइड की दृष्टि से वे पूर्णतः सुरक्षित हो। जैसे कि जो सड़कें बनाई जाए उनके किनारे जो पर्वतीय क्षेत्र, जैसे ये सड़क है अगर उनके किनारे इस प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र है तो यह लैंडस्लाइड की दृष्टि से काफ़ी सुभेद्य दिख रहा है। परंतु यदि इसके किनारे ऊंची मजबूत दीवारें खड़ी कर दी जाएं जहां अत्यधिक जो प्रोन एरिया हो, वहां की चर्चा की जा रही है कि उनमें जो हाईवेज हैं वहां पर मजबूत दीवारें खड़ी की जाए, जिससे कि कुछ छोटे मात्रा में जो चट्टानें हैं, जो चट्टानें लुढ़कती लुढ़कती जो सड़कों पर आ जाती हैं जिससे गाड़ियों से टकराने से काफ़ी क्षति पहुंचती है, तो इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए दीवारों का इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ संरचनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं और इसमें उन क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर कुछ अस्पताल, इसके अलावा एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा भी की जानी चाहिए, जिससे कि जो क्षति है उसको निरंतर कम किया जाता रहे। तो इस प्रकार हमने समाधान के क्रम में एक विश्लेषणात्मक तरीके से कुछ समाधान देखे कि किस प्रकार से ये कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि भूस्खलन की जो समस्या है उससे निजात पाया जाता रहे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।